नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गुरुवार को नैनीताल में हुए जिला पंचायत चुनाव में बवाल और चुनाव के दौरान गेट के बाहर से कांग्रेस समर्थित 5 जिला पंचायत प्रत्याशियों के अपहरण और वहां पर कांग्रेस नेताओं के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के साथ हुई अभद्रता के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शुक्रवार को हल्द्वानी स्थित एसएसपी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन और विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। कांग्रेसी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर पुलिस प्रशासन को भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफी नाराजगी देखी, जहां कांग्रेस के लोगों ने एसएसपी नैनीताल को हटाने की मांग की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पुलिस और जिला प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। जिस तरह से नैनीताल में अराजकता का माहौल पैदा किया गया, कांग्रेस के नेताओं के साथ मारपीट की गई, यहां तक कि मतदान करने पहुंचे कांग्रेस समर्थित 5 जिला पंचायत सदस्यों का हथियारों के बल पर जिला पंचायत कार्यालय के बाहर से उनका अपहरण कर लिया गया और अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। न्यायालय ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है, लेकिन पुलिस प्रशासन अपहरण किए गए पंचायत सदस्यों को अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। यहां तक कि पुलिस के सामने पंचायत सदस्यों का अपहरण हो गया, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उल्टा पुलिस कर्मियों ने ही कांग्रेस के लोगों के साथ अभद्रता की। यशपाल आर्य ने कहा कि जब तक अपहरण किए गए 5 पंचायत सदस्यों को पुलिस ढूंढ कर नहीं लाती है, तब तक कांग्रेस का धरना जारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थित जिन 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, जहां उनके परिवार वाले भी परेशान हैं। पुलिस को आगे करती है, जब बीजेपी डरती है, पुलिस को आगे करती है। मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी पार्टी के पदाधिकारी इसमें पूरी तरीके से संलिप्त है, या तो अज्ञानता है आपके अंदर, या आपने आशीर्वाद दिया है। हमारे जो 5 सदस्य हैं, हमारे 5 भाई हैं, उनका वोट महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उनकी सुरक्षा, उनका जीवन, उनका परिवार हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें सही सलामत अपने घर में पहुंचवा दीजिए। और जो लोकतंत्र की हत्या इस प्रशासन ने, ये डीएम हो या एसएसपी हो, आम इंसानों के सपनों में तो लगातार घात लगाने का कार्य लोग कर रहे हैं। चैन की नींद से सोने नहीं दे रहे, किसी को लाल निशान लगाते हैं पंचायत चुनाव में। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस प्रदेश की महान जनता का, जिन्होंने फैसला सुनाया है और इस लड़ाई को हम सब लोग मजबूत उसके साथ लड़ना चाहते हैं। और निश्चित रूप से सर, सोमवार को कोर्ट ऑफ सुनवाई है, जबकि डीएम ने ये कहा था कि हम दोबारा से इसका चुनाव कराएं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पंकज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, धांधली का आरोप लगाकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है, किस बात को लेकर ये हंगामा है, क्या है जानकारी? जी, जिस दिन जिला पंचायत सदस्य की वोटिंग हुई थी उस दिन का मामला है। और जो वहां पर मतगणना के लिए जो जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे, वो मतदान देने के जा रहे थे। तब वहां से जो 5 सदस्य, जिन्हें कांग्रेस का कहना था कि हमारे समर्थन में है, उनको वहां से उठा लिया जाता है और इसका आरोप भाजपा और सरकार पर आता है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में जो कांग्रेस की तरफ से तहरीर दी गई थी, भाजपा के कई पदाधिकारियों के खिलाफ तहरीर भी दी। तो उसके बाद कल जो है हल्द्वानी में जो एसएसपी कार्यालय है उसको घेरा गया और तमाम आरोप जो कांग्रेस है उसने लगाए। इसके अलावा कांग्रेस ने ये भी कहा कि जो भाजपा सरकार है वो चुनाव में मशीनरी का इस्तेमाल, जो सरकारी मशीनरी है उनका भी इस्तेमाल कर रही है और इस तरीके से जो चुनाव है उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। जी, लापता सदस्यों को ढूंढने और एसएसपी को हटाने की मांग की जा रही है, क्या लगता है ये मांग पूरी होगी? जी, फिलहाल इस पर तो किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वहीं जो लापता बताए जा रहे थे, उनका कल रात को एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि वो अपनी मनमर्जी से बाहर घूमने गए हैं, उनको किसी ने अगवा नहीं किया है। हालांकि अभी 18 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि किस तरफ ये जो मामला है वो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया पंकज पांडे यह जानकारी देने के लिए।
उत्तराखंड वन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। वन भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए अब वनों की फेंसिंग की जाएगी, जिससे तय होगा कि प्रदेश में वन भूमि की बाउंड्री कितनी है। आपको बता दें, प्रदेश में वन भूमि में लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिलती रही हैं, जिसको मुक्त कराने के लिए धामी सरकार ने बड़ा अभियान चलाया था, जिसके तहत बड़ी संख्या में जमीन वापस अतिक्रमण मुक्त कराकर वन विभाग में शामिल कराई गई। मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार इससे पता चल पाएगा कि कौन सी जमीन प्राइवेट है और कौन सी वन भूमि है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। जिस तरह से वन विभाग की जमीनों पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो रखा है, खासतौर पर उत्तराखंड की बात करें तो 70% से ज्यादा वन भूभाग है और उसमें भी अतिक्रमण हो रखा है। और इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि इसे हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ही पूरी तैयारी की जा रही है। जिस तरह से जो सुबोध उनियाल है वन मंत्री, उन्होंने खुद जानकारी दी कि किस तरह से हम इसे मुक्त कराएंगे और वो बिल्कुल इस चीज को लेकर गंभीर हैं कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, यानी कि इसको लेकर गंभीरता नजर भी आ रही है और ये जरूरी भी है कि अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। अतिक्रमण मुक्त जब होगा तो वन संपदा से तो होगा ही, साथ ही ऐसी कई जगह हैं जहां पर अतिक्रमण की वजह से कुछ धार्मिक गतिविधियां भी चलती हैं, तो वो धार्मिक गतिविधियां भी गलत तरीके से उस जगह में चल रही होती है, तो इसको लेकर भी गंभीरता नजर आ रही है और अब सरकार पूरी तरह से इसको लेकर गंभीर। जी, जो ये वन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, क्या लगता है ये कितना प्रभावी होगा? प्रभावी तो इससे पहले भी अब आपको बताना चाहूंगा कि वन विभाग ने बड़ी संख्या में जो है ऐसी जगहों को खाली करवाया अतिक्रमण से, जहां पर वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हो रखा था, धार्मिक गतिविधियां चल रही थी, उन्होंने इनको खाली करवाया। अब एक बार फिर से इसको लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि हम पूरी तरह से खाली करवाएंगे और किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि वन विभाग की जो जमीन है उसमें अतिक्रमण किया जाए या फिर उसमें धार्मिक गतिविधियां चल रही हो। तो अगर ये सब चीजें जमीनी स्तर पर आती हैं तो बहुत ज्यादा फायदा इससे वन विभाग को तो होगा ही, साथ ही उत्तराखंड को भी इसका फायदा होगा। जी योगेश सेमवाल, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए आप। देहरादून में एमडीडीए ने सख्त फैसला ले लिया है। अभी तक कई लोग मानचित्र को आवासीय का एक यूनिट का पास कराकर उसमें पार्किंग के साथ 3 से 4 मंजिला मकान बनाकर उसे अलग अलग लोगों को बेच देते थे, लेकिन अब एमडीडीए ने साफ कर दिया है कि पार्किंग के साथ अब केवल 2 मंजिला मकान ही स्वीकृत होंगे। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर बड़ी कार्रवाई होगी। एमडीडीए वीसी वंशधर तिवारी की माने तो देहरादून में ऐसे कई प्रकरण आ गए हैं जिसे पास तो ये कहकर कराया गया कि ये एक परिवार के लिए है, लेकिन उसके बाद इसे व्यावसायिक रूप से बेच दिया गया। अब ऐसा नहीं हो पाएगा और अगर हुआ तो मकान सील होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ योगेश सेमवाल जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे क्या कार्रवाई होगी नियमों का उल्लंघन करने पर। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि एमडीडीए में ऐसी सूचनाएं आ रही थी और ऐसी शिकायतें आ रही थी कि कई लोग 4 मंजिला तक, यानी कि 4 मंजिल भवन के लिए वहां से इजाजत ले रहे थे और 4 मंजिल जब लेते हैं तो दिखाना पड़ता है कि बेसमेंट के साथ 3 मंजिल, यानी कि बेसमेंट में वो दिखा देते हैं पार्किंग और पार्किंग के बाद वो 3 मंजिल अपना बना लेते हैं और जब बनाते हैं उसके बाद उसको कमर्शियल यानी कि उनको फ्लैट के तौर पर बेच देते हैं। यानी कि अगर देखा जाए कि 200 गज का कोई जगह है, वहां पर वो नीचे एक पार्किंग बना दिया और ऊपर उन्होंने 6 आराम से जो है फ्लैट बना दिए और उन फ्लैटों को वो बेच दे रहे हैं। ऐसे शिकायतें लगातार आ रही थी। इसी शिकायत को देखते हुए अब जो एमडीडीए है उसने कहा है कि बिल्कुल आप बनाइए, 4 फ्लैट बनाइए, 5 बनाइए, हमें इससे कुछ नहीं है, लेकिन पार्किंग अब आप नहीं बनाएंगे। यानी कि पार्किंग की इजाजत नहीं मिलेगी, जिससे अगर पार्किंग की इजाजत नहीं मिलती है तो इससे ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति फ्लैट बेचना चाहता है तो बिना पार्किंग के कोई भी फ्लैट नहीं लेगा। तो इसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है कि आप जो कि ऐसे बिना परमिशन के जो फ्लैट बना दे रहे थे, वो बेच दे रहे थे, उससे कमीशन ले रहे थे, तो इन चीजों पर रोक लगेगी और इससे एक बड़ा नुकसान जो है वो एमडीडीए को हो रहा था। एमडीडीए को राजस्व का नुकसान हो ही रहा था, साथ ही लोग शिकायत करते थे कि कमर्शियल जैसे आम जगह में भी कमर्शियल जगह कर दे रहे हैं, लोग फ्लैट बना दे रहे हैं, जब जहां पर फ्लैट नहीं बन सकते वहां पर बनाकर उसे बेच दे रहे हैं। तो इसे बहुत गंभीरता से लिया है जो वीसी एमडीडीए है बंशीधर तिवारी,
उन्होंने इस बात की पूरी जानकारी दी कि हम इसे लेकर बहुत गंभीर हैं और किसी भी तरह से ऐसे लोगों को हम छोड़ने वाले नहीं। जी बहुत शुक्रिया योगेश सेमवाल यह जानकारी देने के लिए। सितारगंज में स्वतंत्रता दिवस पर बाजार बंद करने वाले व्यापारियों के खिलाफ विभाग ने कड़ी कार्रवाई की। श्रम विभाग की टीम ने शहर में चेकिंग अभियान चलाते हुए आधा दर्जन से अधिक व्यापारियों के चालान काटे। कार्रवाई के बाद व्यापारियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने स्मार्ट पॉइंट के सामने नारेबाजी कर बड़े प्रतिष्ठानों पर भी समान कार्रवाई की मांग की। श्रम विभाग के अधिकारी मीनाक्षी भट्ट ने बताया कि शासनादेश के अनुसार 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखना अनिवार्य है। यदि इन तिथियों पर लेबर काम करते हैं तो उन्हें दुगना वेतन देना होगा। उन्होंने कहा कि नियम का पालन न करने वाले व्यापारियों पर चालान की कार्रवाई की गई है। साथ ही व्यापारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा, जिसके बाद अर्थदंड वसूला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आप एक सभी को बता दीजिएगा कि जिनके वर्कर्स काम करते हैं वो लोग वर्कर्स को प्रॉपर छुट्टी दें और जो वीकली हॉलीडे है वो बंद हो चुका है, तो मंगलवार की बात उन्होंने करी थी। दूसरा, आप जो है वर्कर को प्रॉपर हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देंगे, कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, तो हमारा वीकली ऑफ का भी बंद है, वो नियम हटा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। 24/7 आप खोल सकते हैं शॉप, लेकिन 3 दिन जो होते हैं राष्ट्रीय अवकाश के, उसमें व्यापार मंडल से मैं ये कहना चाहूँगी कि वो संबंधित दुकानदारों से संपर्क करके उन्हें बंद करवाएं पहले, और उस दिन वर्कर को एक्स्ट्रा छुट्टी देंगे। या आज इन्होंने खोला है, इतने दिन काम कराया वर्कर का, तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया है, भले वर्कर अभी घर जाएगा, तो ये वर्कर को या तो ओवर टाइम देंगे, पूरा आज घंटा पेमेंट करेंगे, या आज की छुट्टी को देंगे प्रतिकर अवकाश के रूप में। ठीक है मैम। नहीं करते तो इनके खिलाफ फिर आगे कानूनी कार्रवाई होगी। इसकी रिपोर्ट डीएलसी महोदय को भेजी जाएगी, कोर्ट में प्रेषित किया जाएगा, वहाँ भी नहीं होगी कंप्लेंट। ठीक है, उम्मीद है कि सब लोग समझ गए। खबर रुड़की से है। जिस भूमि पर स्वामी रामदेव का कब्जा का आरोप लगा था, उस जमीन पर धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें कि शांतरशाह गांव में पीड़ित युवक ने अपनी जमीन पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम किया। जमीन के मालिक मोहन सिंह और उनके परिवार का आरोप है कि इस भूमि पर कावड़ यात्रा के दौरान स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया गया। लेकिन जैसे मामले पुलिस प्रशासन तक पहुंचा तो पुलिस ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। 2018 में लिया 3 बेनामों के द्वारा, मैं, मेरा भाई और मेरे जीजा के द्वारा। तब हमने 3 फीट की दीवार करवाई, कोई किसी ने आपत्ति नहीं करी। 15 अगस्त ये हमारा प्लॉट 2018 में हमने लिया है जी। फिर हमने यानी कि 5 फीट की दीवार कराई, उसका गेट लगवाया, ताला लगवाया, टीन से डाला छोटा सा, तब भी कोई किसी ने आपत्ति नहीं करी। फिर इन्होंने बोला कि कोई आए इनके गुंडे, किनके? बाबा रामदेव और बालकृष्ण के। अच्छा। गुंडे आए, बोला कि यहाँ से भाग जाओ, यानी कि ये हमारा प्लॉट हो चुका है, तो मैंने कि यहाँ से निकल जाओ। कावड़ यात्रा के दौरान बोल रहे भंडारा लगा रहे, और भंडारा लगा के ये बस 3 चार डाल दिया। अब बच्चा हमारे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाओ? ये बाबा नहीं, ये बाबा के नाम पे कलंक लगा रहे, हमारी जमीन हड़प रहे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जहां पूरे भारत देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, विकास नगर के सनातन धर्म मंदिर, गीता भवन मंदिर, कैनाल बाईपास रोड, प्राचीन शिव मंदिर और अन्य कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं राधा कृष्ण बने बच्चे भी अपने माता पिता के साथ मंदिरों में पहुंचे। पूरे पछुआ दून का माहौल श्री कृष्ण जन्माष्टमी में रंगा नजर आ रहा है। महिलाएं, लड़कियां, बच्चे भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर नाचते गाते झूमते हुए नजर आ रहे हैं। रुद्रपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर रुद्रपुर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, महापौर विकास शर्मा, भाजपा वरिष्ठ नेता भारत भूषण, चुक समाज सेवी सुशील गावा सहित हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। शोभा यात्रा प्राचीन
5 मंदिर प्रांगण से आरंभ होकर मुख्य बाजार इंदिरा चौक होते हुए नगर में संपन्न हुई। इस दौरान सजीव झांकियों में शिव तांडव, श्री कृष्ण के बाल्यकाल, भगवान हनुमान, श्री राम और खाटू श्याम जी के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किए गए, जिन्हें देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। छात्र छात्राओं ने भी अपनी कला का सुंदर प्रदर्शन कर वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। शोभा यात्रा के मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय गूंज उठा। और विशेष रूप से रुद्रपुर में ये शोभा यात्रा की भव्यता देखते बनती है। लाखों लोगों की सहभागिता, इतनी बड़ी शोभा यात्रा, इसकी भव्यता को देखते हुए मुझे लगता है वृंदावन के बाद इस पूरे क्षेत्र में रुद्रपुर में जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम है ये बहुत भव्य है। इस भव्यता को देखते हुए एक आनंद पूरे नगर में नजर आ रहा है। सबको इस जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुंदर नज़ारा, हर वर्ष की बात ही श्री हरि की कृपा से बहुत सुंदर जन्माष्टमी का पर्व है और आज स्वतंत्रता दिवस ही है। मैं सभी शहरवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा मेरे शहर पर बनी रहे, मेरे शहर के सभी लोग समृद्ध हों, खुशहाल हों, सबके व्यापार बढ़े, सबके घर में खुशियाँ आए और ये रुद्रपुर उत्तराखंड का नंबर 1 शहर बने। और ये रुद्रपुर जिस प्रकार से यहाँ सभी लोग मिलजुल कर त्योहारों का आनंद लेते हैं, ऐसे त्योहारों का आनंद लेते रहें, ये मेरी श्री हरि के चरणों में प्रार्थना। उत्तराखंड सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण करने वालों को उम्र कैद की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके तहत जबरन धर्मांतरण के दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की जेल की सजा का प्रावधान है। इससे पहले जबरन धर्मांतरण के लिए अधिकतम जेल की अवधि 10 साल थी। अब इस मामले में जहां सत्ता पक्ष ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है, तो वहीं विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कानून बना रही है, जिससे जबरन धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई से इस पर रोक लग सके। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में 2019 से 2021 के बीच में मात्र 11 मामले धर्मांतरण के सामने आए। 2022 से लेकर 2025 तक पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में मामले 4 गुना बढ़कर 47 हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने ही कानून में संशोधन कर रहे हैं, आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी। कमाल की बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश को एक सख्त धर्मांतरण कानून नहीं दे पा रहे। हर 15 दिन में धर्मांतरण को लेकर उनका एक बयान होता है। मैं पूछना चाहती हूं मुख्यमंत्री जी से कि पहले कांग्रेस की सरकारों में भी धर्मांतरण कानून था। 8 साल से आपकी भाजपा की प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार विद्यमान है प्रदेश के अंदर, और 4 साल बतौर मुख्यमंत्री आपको हो गए हैं। आप स्वयं अपनी कैबिनेट में एक सख्त धर्मांतरण कानून लाए, लेकिन आज वो धर्मांतरण कानून आपको बेकार लगने लग गया। आप उससे भी सख्त धर्मांतरण कानून की बात कर रहे हैं। क्या पहले वाला नरम पड़ गया था? जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से 47 मामले यानी कि 4 गुना धर्मांतरण के मामले प्रदेश के अंदर बढ़ गए हैं आपकी नाक के नीचे, क्योंकि आपकी कानून व्यवस्था ढर्रे से उतर। अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। इस कड़े मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी हेमा गेड़ा ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस की सुनीता कुंजवाल को मात देते हुए 4 मतों से विजय हासिल की। मतदान में उत्साह का माहौल देखने को मिला। दोनों ही दलों के समर्थक बड़ी संख्या में मतस्थल के बाहर जुटे रहे। समूह के रूप में आकर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान समाप्त होने के बाद इस शाम को मतगणना की गई, जिसके बाद जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने चुनाव परिणामों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि भाजपा की हेमा गेड़ा को 24 मत मिले हैं, जबकि कांग्रेस की सुनीता कुंजवाल को 20 और यूकेडी की सरस्वती केरोला को 1 वोट पड़ा है, जिस पर बीजेपी की हेमा गेड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर विजय हुई हैं। उन्होंने बताया कि 45 मतों में से कोई भी मत निरस्त नहीं हुआ है। परिणाम घोषित होते ही भाजपा खेमे में खुशी की लहर है।
पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है हेमा गेड़ा जी के रूप में, और उपाध्यक्ष भी सुरेंद्र नेगी जी के रूप में प्राप्त हुआ है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूं और इस आशीर्वाद के लिए कि अब की बार जो है ग्रामीण में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये पूरी सरकार बनी है। बहुत बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी को सभी को शुभकामनाएं और सभी सदस्यों को भी शुभकामनाएं और मेरा ढेर सारा प्यार और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जिला कांग्रेस कमेटी ने रुड़की में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च रुड़की नगर निगम पर स्थित बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति से शुरू होकर सिविल लाइन बाजार होते हुए महाराणा प्रताप की मूर्ति पर समाप्त हुआ। इस दौरान राजेंद्र चौधरी ने कहा कि भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार बराबर दिया है। यह बहुत ही निंदनीय विषय है कि लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह भी चुनाव आयोग की देखरेख एवं मिलीभगत के कारण, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात है। क्योंकि दिन पर दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि धुआं वहीं उठता है, कहते हैं जहां आग लगती है। और हम ये सिर्फ एक पार्टी की तरफ से नहीं, हम एक भारतीय होने के नाते 140 करोड़ भारतीयों का अधिकार मांग रहे हैं, जो हमारा हक है और वो हक हमें मिलना चाहिए। क्योंकि नेशन कहते हैं सबसे पहले आता है, बाकी सब बाद में। हमें अपने भारत से प्यार है। जिस अवधारणा से कॉन्स्टिट्यूशन ने मत का अधिकार दिया है, राइट टू वोट दिया है, उसका आज इलेक्शन कमीशन ने मजाक बना दिया। इलेक्शन कमीशन कहीं फोटो पहचान पत्र, अब वो आधार कार्ड में किसी की वोट जोड़ रहा है और किसी प्रदेश में उसे अस्वीकार कर रहा है। और कुछ लोगों को 3-3, 4-4 विधानसभाओं में, प्रदेशों में वोट बनाई गई है, जिनसे उनका जो है उनके 2-2, 3-3 जगह वोट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर विकास नगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ेंगे 7 रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है वह निंदनीय है। जिस प्रकार प्रदेश सरकार ने नैनीताल में पुलिस के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, उसका कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा, देहरादून की जीत संगठित होकर चुनाव लड़ने की जीत है, जो आगे भी इसी प्रकार से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2015 में पहले ही इस आवाज को उठाया था कि 2 जगह वोट नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।